दोस्तों आज हम लोग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो लेखपाल एग्ज़ाम के लिए 25 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 होगा। तो लेक्चर 1 में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहला कि ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं। दूसरा कि ग्रामीण विकास अर्थ एवं आधार ये क्या है। फिर है कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन के आधार क्या हैं। फिर है कि विकास में पंचायतों की क्या भूमिका होती है। जो है ग्रामीण विकास हम लोग बोलते हैं उसमें पंचायत की भूमिका क्या है। ठीक है। फिर ग्राम पंचायतों का उद्देश्य एवं महत्व। तो ये 4-5 चीज़ें घुमा फिरा के हम आज के लेक्चर में रखेंगे। ठीक है। और स्टार्ट हम लोग कि भारतीय जो ग्रामीण व्यवस्था है इसके बारे में हमारे सबसे जो रिस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर यानी हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि भारत गांव में निवास करता है। हालांकि ये कहा तो उन्होंने आज से बहुत करीब करीब बहुत टाइम पहले। ठीक है। पर ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2011 का जनगणना देखेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब उस जनगणना के अभी तो खैर ये फिगर चेंज हल्का फुल्का चेंज होगा। पर 2011 के अगर फिगर देखें तो हमारे भारत में 6,40,930 गांव हैं। ठीक है। और हमारे आबादी का, ठीक है, कुल 68.84% लोग गांव में निवास करते हैं। ठीक है। यानी करीब करीब इसको आप 70% भी अजूम कर सकते हैं कि 70% लोग गांव में रहते हैं। यानी हम इसलिए यह ग्रामीण विकास टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर आप भले ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ना करो तब भी ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर 10 में से 7वां इंसान गांव में निवास करता है हमारे यहाँ। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बेस बना के हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है। हम किस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। यानी हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ये किसको कहेंगे। ठीक है। तो पहले इस एरिया को साफ कर दिया जाए। तो दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है, पहला है कि जिस क्षेत्र की आबादी 5,000 से कम हो, आबादी 5,000 से कम हो, पहला कंडीशन ये है। दूसरा है कि जो जनसंख्या घनत्व होता है, ये पहला है। दूसरा घनत्व, घनत्व किस चीज़ का? जनसंख्या का घनत्व। ठीक है। ये प्रति वर्ग 400 किलोमीटर से कम हो। अरे 400 से कम हो मतलब 400 लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हों। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है 400 से कम होना चाहिए, 400 या 400 से कम। और तीसरी कंडीशन है कि उस क्षेत्र के जो कामकाजी पुरुष हैं, ठीक है, उनका 25% लोग खेती बाड़ी काम हो। ठीक है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी आ सकता है। तीसरा है कि 25% पुरुष कृषि से संबंधित हो। शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो लिखने का इतना आप मत लीजिएगा, बस आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 कंडीशन है। ठीक है। तभी आप किसी भी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बोलेंगे। पहला कि आबादी 5,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा जनसंख्या घनत्व 400 से कम होना चाहिए। तीसरा वहाँ का 25% जो वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पुरुष पॉपुलेशन है, ठीक है, वह कृषि कार्य में होना चाहिए। ठीक है। अब इसी चीज़ से हम ग्रामीण समुदाय का ये भी समझ सकते हैं कि फीचर है, उनकी खासियत क्या होती है। तो पहला जैसे, ठीक है, ये कृषि वाले से ये समझिए कि ग्रामीण समुदाय में कृषि कार्यों की प्रधानता होती है। ठीक है। वहाँ पर अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में लोग कृषि बिल्कुल नहीं करते हैं, मान लीजिए 5% कृषि है, ठीक है, 95% कृषि नहीं है, लोग कृषि के अलावा कुछ और काम करते हैं, तो उसको ग्रामीण क्षेत्र हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। वह उसकी खासियत, उसके लक्षण नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि हमेशा जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं कम जनसंख्या घनत्व के होते हैं। जैसे ये आप देखें, ठीक है, 400। अभी आप दिल्ली जो बड़े शहरों में चले जाएं, ठीक है, जो औद्योगिक शहर है, वहाँ पे क्या होता है कि 1 ही किलोमीटर के एरिया में हजारों लोग रहेंगे। जनसंख्या घनत्व तो 10-10 शहर है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों के। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि लोग कम, एक जगह में कम रहते हैं। ठीक है। फैल के रहते हैं। वहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि घर के बगल में घर के बगल में घर के बगल में कि एक ही जगह में 20-20 घर बन गए हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। और तीसरा होता है कि प्रकृति की समीपता। ग्रामीण इलाकों में प्रकृति की जो समीपता है, लोग
ज़्यादा मशीनें वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, वो प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 खासियत होता है ग्रामीण समुदाय का, इसको लिख देते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बोला जाएगा। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आबादी 5,8 से कम होना चाहिए, घनत्व जनसंख्या घनत्व 400 से कम, और पुरुष जो कृषि में काम करता हो 25% होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए कि कृषि कार्यों की प्रधानता, कम घनत्व, और तीसरा प्रकृति की समीपता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है और ये ग्रामीण विकास का आधार क्या है, ये दोनों चीज़। ठीक है, कि आखिर ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, कब हम मानेंगे ग्रामीण में विकास हो रहा है, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों टॉपिक, ये वाला टॉपिक है कि ग्रामीण विकास का अर्थ व आधार। तो दोस्तों हमारे भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास एक बहुत ही बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है, मतलब इसके कई डायमेंशंस हैं, एक ही नहीं है कि आप सिर्फ कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है, साथ में हस्तशिल्प भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, साथ में कुछ और इससे रिलेटेड कार्य जुड़े हुए हैं, इसका एक आयाम नहीं है। ठीक है, और साथ में अगर आपको ग्रामीण का विकास करना है तो कोई जिनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक या संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आपको लाने होंगे। ठीक है, और एक बहुत ही वैसी बात है कि जब हमारे पूर्व टाइम में, ठीक है, पुरातन समय में जब बड़े बड़े शासक हुआ करते थे तो हमारा जो गांव था, ग्राम था, वह आत्मनिर्भर था। आज हम लोग बात करते हैं कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, पर हमारा गांव उस समय आत्मनिर्भर था। ठीक है, वहाँ पे लोग वहीं से अपना सब लोग इतना काम कर लेते थे कि उनका जीवन यापन हो जाता था। ठीक है, ये जब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर आया, ठीक है, अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो हमारा ट्रेडिशनल था, जो तरीका था, हमारे गांव में लोग बुनाई वगैरह काम होते थे, ठीक है, उसको तोड़ दिया उन्होंने। कैसे तोड़ा, उन्होंने अपने जो विदेश से, ठीक है, इंग्लैंड से बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए। बड़ी मशीनें लेके आए तो फैक्ट्री में काम होना स्टार्ट हो गया। तो जो पहले लोग गांव में अपने घर पे ही काम करते थे, वो सिस्टम बंद हो गया। अब उनको एक जगह जहाँ पे मशीन लगी है, सबको वहीं जाना पड़ता। ठीक है, इससे गाँवों का जो परंपरागत तरीका था, ठीक है, जीवन यापन का, वो समाप्त हो गया। और उन्होंने एक तो यहाँ के सामान को सस्ते में खरीदा, वहाँ जाके महंगे में बेचा। यहाँ पैसे भी नहीं देते थे वो, ना उन्होंने कुछ टेक्निक इम्प्रूव करने के लिए कोई साइंटिफिक मेथड भी नहीं लगाया। अंग्रेजों का उद्देश्य सिर्फ था कि फ़ायदा कमाना। तो अगर आप अंग्रेजों से पहले के समय देखेंगे तो हमारा जो कृषि या जो कहते ग्रामीण व्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी। उसे किसी भी सरकार की या राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी कि उसकी मदद करे। ठीक है, लोग अपने जो स्किल होती थी, उनके पास जो हुनर होता था, उस हिसाब से अपना काम करते थे। जिसको बुनाई आती है तो बुनाई वाला काम करता था, कोई पशुपालन काम करता था, कोई कृषि करता था, और आपस में ही फिर वो एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करके, ठीक है, अपना अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से चला रहे थे। ठीक, तो अब चूंकि ये अंग्रेज बीच में आए, उन्होंने भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया। उनके अंग्रेजों के समय फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, और फैक्ट्री कहाँ बनती थी, मेन शहरों में, जहाँ पे सड़कें ठीक हैं। तो सभी लोग को पलायन करते हुए, पलायन की समस्या भी बाद में आई, वरना पहले तो कभी ऐसा नहीं था। तो अब आज के संदर्भ में कि ग्रामीण विकास क्या होता है, तो विश्व बैंक क्या कहता है, यानी जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार जो ग्रामीण निर्धन है, ठीक है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन है, जिनके पास आय ज़्यादा नहीं है, उनको अगर आप आर्थिक मदद करते हैं या इतना मदद किया जाता है कि उन निर्धनता के जिस पैमाने को बाहर आ जाते हैं, तो वो उसको ग्रामीण विकास मानता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी घुमा फिरा के कि आर्थिकी से संबंधित है, किसी भी क्षेत्र में कोई निर्धन ना रह जाए, तो यानी उस क्षेत्र का विकास हो गया। तो ये तो विश्व बैंक का बात हो गया। फिर है कि ग्रामीण विकास में राज्य की क्या भूमिका है। तो देखिए, पहले तो राज्य की कोई भूमिका नहीं थी, अंग्रेजों के आने से पहले गांव खुद आत्मनिर्भर थे। पर अब के समय में राज्य की काफ़ी भूमिका है, और राज्य हमारे इसलिए संविधान में भी जो डीपीएसपी है उसमें दिया गया था कि ये मेंशन किया गया कि राज्य को वेलफेयर स्टेट बनना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसे योजनाएं वगैरह जो चलती हैं, आप देखते होंगे फ्री में राशन दिया जाता है या कुछ भी दिया जाता है, ये सब संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पहले ही लिख के डाल दिया था कि हमारा देश किस रास्ते पे चले। तो यानी राज्य का इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल है ग्रामीण विकास में। ये नहीं कि जनता खुद ही से विकास हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सरकार हो उसको बहुत ही प्रोएक्टिव बना, बहुत ही इसमें एक्टिव तत्परता से कदम उठाना पड़ेगा।
और तीसरा कि गाँव में पुनर्निर्माण हेतु राज्य की भूमिका। ठीक है। तो अब जैसे आप सुने होंगे कि खाद्यान्न सुरक्षा जो एक्ट पास हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कि अच्छा फला फला एक महीने में आपको इतना राशन देना है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से ग्रामीण विकास का ही काम करती है। ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं कुछ खाने पीने को, उनको आप दे रहे हैं। ठीक है। या गाँव में जो सड़कें वगैरह डेवलप करते हैं। ठीक है। तो राज्य का बहुत ही एक तरीके से रोल है। ठीक है। इसलिए गाँव को हमारे देश की आत्मा कहा जाता है, और ये आत्मा का जब हम विकास करेंगे तभी पूरे देश का विकास होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन के आधार क्या हैं। ठीक है। अब तो हमने परिवर्तन क्या होता है ये समझ लिया, पहले कैसा था अब क्या स्थिति है ये भी समझ लिया। अब ये परिवर्तन का आधार हम लोग देखेंगे। दोस्तों टॉपिक तो है हमारा कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन का आधार। तो जो पहले हमारे आदर्श हुआ करते थे गांधी जी के समय में, कि ठीक है हमें ज़्यादा मशीनीकरण नहीं करना है। ठीक है। औद्योगिक पे इतना जोर नहीं रहता था। ठीक है। पर स्वतंत्रता के पश्चात आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, कि अब हमारा इस समय क्या उद्देश्य होता है कि यातायात में सुधार हो जाए। ठीक है। संचार के जो साधन है वो भी गाँव में पहुँचें, टेलीकॉम पहुँचे, कंपनियाँ पहुँचें। ठीक है। सूचना और जो प्रौद्योगिकी बाकी शहरों में विकास हो रहा है, वो हम हमारा लक्ष्य है कि उसको भी हम गांव तक पहुंचाएं। ठीक है। हेल्थ सिस्टम यानी स्वास्थ्य को गांव पे अच्छे से पहुंचाएं। ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा व्यवस्था को हम इम्प्रूव करें, अच्छे से सुधारें। ठीक है। तो ये सब जितनी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये आज का जो ग्रामीण जीवन में परिवर्तन का आधार है। तो यानी इन्हीं पे हमें आधार चेंज लाना। जैसे पहला था यातायात। ठीक है। दूसरा था सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है। फिर स्वास्थ्य। ठीक है। ये भी आपको इम्प्रूव करना है। तो ऐसे आप बहुत चीज़ें सोच सकते हैं कि यहाँ का परिवर्तन का आधार हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं कि विकास में, ग्रामीण विकास में पंचायतों की क्या भूमिका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय सिस्टम में पंचायतों का कितना इंपॉर्टेंस दिया गया, कितना महत्वपूर्ण उसको स्थान दिया गया है। तो इनकी भूमिका क्या है। ठीक है। बाकी पंचायत कितने स्तर के होते हैं ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जिस दिन इनको डिस्कस करना होगा। अभी आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम लोग बस समझना चाह रहे हैं कि इनका भूमिका सबकी क्या है। ठीक है। इंट्रो ले रहे हैं। तो अब अगला पॉइंट हमारा होगा कि विकास में पंचायतों की भूमिका। तो विकास में पंचायतों की भूमिका, इससे पहले हम दो मॉडल देखते हैं। मॉडल क्या होता है कि विकास के जैसे हम दो मॉडल कौन कौन से देखेंगे, एक गांधी जी का मॉडल, एक नेहरू विकास मॉडल। ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों में कितनी समानताएं हैं और कितने अंतर हैं। ठीक है। और मॉडल होता है कि जैसे किसी चीज़ कोई हिट हो गया या किसी ने ऐसा तरीका बता दिया कि अच्छा आप इस चीज़ को फॉलो करिए, इस चीज़ को लागू करिए तो आपको भी फायदा होगा। ठीक है। तो गांधी जी का क्या कहना था, वह गांव की पंचायतों पे बहुत जोर देते थे। ठीक है। तो उनका था कि गांव, गरीब, ग्रामीण उद्योग, ट्रस्टशिप तथा सर्वोदय पे जोर देते थे। ठीक है। इसको लिख भी देता हूँ मैं, गांधी जी का मॉडल है। उनका विकास का मॉडल था कि कैसे विकास आएगा। ठीक है। मॉडल तो इसमें था गांव पे जोर था। ठीक है। गरीब पे जोर था, ग्रामीण उद्योग पे जोर था। ठीक है। और था ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप मैं आपको पहले समझा देता हूँ पहले क्या होता है। कि जैसे आप ये समझिए, आप कुछ एक तरीके से आपको कुछ स्टार्ट करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप अपने परिवार वालों को बोलते हैं कि आप लोग हमें कुछ आर्थिक मदद करिए। ठीक है। तो ये जो चीज़ कि आप किसी भरोसेमंद आपका मदद करता है। ठीक है। तो ट्रस्टीशिप भी इसी पे काम करता था कि गांव के लोग ही गांव के लोग को मदद करें। जो संपन्न है, वो जिसके पास संपन्नता नहीं है या गरीब है, उसकी मदद संपन्न गांव का ही कोई बंदा जो संपन्न है वो करे। ठीक है। जैसे तो ये ट्रस्टीशिप का मॉडल होता था। तो ये गांधी और ये सर्वोदय। ठीक है। सर्वोदय मतलब सबका विकास। तो ये जो चार चीज़ें, ये जो मॉडल था, ये गांधी जी का मॉडल था विकास का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेहरू जी का क्या मॉडल था। ठीक है। उनका भी मॉडल समझना जरूरी है। तो नेहरू विकास मॉडल में जोर रहता था राष्ट्रीयकरण, कि ज़्यादा चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मतलब निजीकरण यहाँ पे उतना ये सपोर्ट नहीं करते थे। दूसरा औद्योगिकरण।
ठीक है, कि मशीनें वगैरह लगे ज़्यादा, ठीक है, औद्योगिकरण यानी नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इनका था। साथ में ये ग्रामीण विकास और समाजवादी विकास की नीति रखते थे, ठीक है। समाजवादी विकास में क्या होता है कि आपको कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद का एक अपोजिट है, यहाँ पे ये नहीं कि चलो एक ही लोग ही के पास सब कुछ रहे, ठीक है। इनका जोर रहता था कि ये निजी क्षेत्र में यानी से गवर्नमेंट के पास रहे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट ही है कि जो सब चीज़ों को बराबर बांट सकती है। और अगर किसी निजी के बंदे के आप हाथ में दे देंगे कोई चीज़, तो पहला काम तो अपने लाभ देखेगा, ठीक है। तो इनका जो रुझान था एक तरीके से राष्ट्रीयकरण पे, औद्योगिकरण, साथ में ग्रामीण विकास, या उस ग्रामीण विकास में भी समाजवादी विकास इनका मेन जोर हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने कौन, जैसे आप इनका जानेंगे कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए इन्होंने, जमींदारी उन्मूलन का काम किया, ठीक है, काश्तकारी कानून, भूमि सुधार, ठीक है, पंचायत जैसे कार्यों पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया, ठीक है। साथ में ही पिछड़े वर्ग तथा गरीबों के जो हित में आरक्षण या सब्सिडी की जो प्रक्रिया थी, या जो सब्सिडी लाया गया, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था इस बात को। सब्सिडी क्या है आखिर में? सब्सिडी में आप किसी चीज़ को फ्री में दे देते हैं या कुछ पैसा कम दे देते हैं कि चलिए 100 रुपये का इसका दाम है, आप 20 रुपये कम दीजिए, ठीक है। तो ये इससे फ़ायदा किसको होता है? मेन तो गरीबों को होता है, जो संपन्न नहीं है। जिसके पास है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो 100 रुपये भी दे देगा। पर फ़ायदा किसको होगा? ग्राउंड लेवल पे जिसके पास नहीं है 100 रुपये। तो सब्सिडी इससे काम करती है, ठीक है। तो ये सब जो सब्सिडी होता है, आरक्षण हो गया, बाकी सामुदायिक विकास काम हो गया, काश्तकारी कानून हो गया, जिम्मेदारी उन्मूलन हो गया, ये सब इनके जो समाजवादी विकास को दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद पंचायत प्रणाली अभी हम लोग देखेंगे। आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो पंचायत प्रणाली आई थी वो बलवंत राय मेहता जो समिति की सिफारिश पे आई थी। ये लागू हुई थी कि 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। तो ये अब हम अगला वही हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि पंचायत प्रणाली कैसे आई और किसकी सिफारिश पे आई, उसकी खास बातें कुछ क्या थी। आज वो ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे, डीप में बाद में देखेंगे। तो दोस्तों पंचायत प्रणाली को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसको अगले लेक्चर में सेपरेट सिर्फ पंचायत प्रणाली को देखेंगे, कैसे बलवंत राय मेहता की सिफारिशें क्या थी, क्या एक्सेप्ट हुई, क्या नहीं हुई, उसके बाद कौन कौन सी कमेटी बैठी इसको लेके। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।